वाराणसी से पीएम मोदी ने किया नामांकन के दौरान एनडीए का दिखा दम, नेताओं का दावा 400 पार जीतेंगे हम। सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार सुबह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह भी शामिल था। मोदी भाजपा के गढ़ से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने 1991 के बाद से यह सीट 8 बार जीती है। 2004 में केवल कांग्रेस के आर.के. मिश्रा ही इसको तोड़ने में कामयाब रहे थे। वाराणसी में इस चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। 2019 के चुनाव में मोदी ने लगभग 4.8 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, जो 5 साल पहले 3.72 लाख जीत के अंतर में एक बड़ी छलांग थी। नामांकन के बाद क्या बोले पीएम मोदी? मोदी ने एक पोस्ट में कहा कि काशी के मेरे परिवारजनों का हृदय से आभार। वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन कर बेहद उत्साहित हूं। बीते 10 वर्षों में आप सबसे जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने मुझे निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। आपके भरपूर समर्थन और सहभागिता से मैं अपने तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा और शक्ति के साथ यहाँ के चौतरफा विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटा रहूँगा। जय बाबा विश्वनाथ। इसके साथ ही उन्होंने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मैं अभिभूत हूँ और भावुक हूँ। स्नेह की छाया में 10 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बातचीत के दौरान राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कौन कौन रहे मौजूद? पीएम मोदी के नामांकन दाखिल करने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी के एनडीए सहयोगी लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और सुहेलदेव भारतीय पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके मेघालय समकक्ष कॉनराड संगमा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने जीत का दम भरा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2014-2019 के सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे और पीएम मोदी का पीएम फिर से बनना लगभग तय है। पवन कल्याण ने कहा कि मैं एनडीए भागीदार बनने के लिए भाग्यशाली रहा हूं। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी ताकत हमारी एकता है। कौन रहे पीएम मोदी के प्रस्तावक? नंबर 1, पंडित गणेश्वर शास्त्री ब्राह्मण समुदाय के सदस्य हैं, जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के लिए शुभ समय निर्धारित किया था। वैजनाथ पटेल ओबीसी समुदाय से आते हैं, आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं। लालचंद कुशवाहा भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं। वहीं संजय सोनकर जो दलित समुदाय से आते हैं। किससे है मुकाबला? कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतारा है, जो लोकसभा क्षेत्र से दोनों दावेदारों के बीच तीसरी बार आमना सामना है। सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि यह बिल्कुल साफ हो गया कि पीएम मोदी निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्हें जनता का जनादेश नहीं मिलेगा। 2 चरणों के चुनाव के बाद यह साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ है और उत्तर में, पश्चिमी और पूर्वी भारत में बीजेपी आधी है। असली मुद्दों से पीएम मोदी भाग रहे हैं। निराशा की लहर है और लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। और आज का नामांकन जिस तरीके से पूरा एनडीए एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी के समर्थन में हम लोग सामने आए, यही हम लोग की ताकत भी है। एनडीए की एकजुटता आप देख लीजिए, हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए एक साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं, कैंपेनिंग हम लोग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है, वहीं दूसरी तरफ आप विपक्ष के नेताओं को देख लीजिए। वायनाड का ही उदाहरण ले लीजिए, इन्हीं के घटक दल उन्हीं के सामने, राहुल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है,
तो पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बटा हुआ विपक्ष और एनडीए की एकता ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाती है। और ख़ास तौर पर आज जब हम लोग प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी का नामांकन के बाद जो परिणाम आएंगे वो एक ऐतिहासिक परिणाम होंगे। इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रधानमंत्री जी जीत का यहाँ से बनाएंगे, ये हम सब का विश्वास है। क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उन्होंने ग्रुप फोटो की और ये बताया भी गया है कि उन्होंने कुछ बातें की हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी आए और काफ़ी देर तक एक इनफॉर्मल चर्चा हुई, सबसे मिले, सबका उन्होंने धन्यवाद किया। और 4 जून के बाद अब दोबारा सब लोग बैठेंगे, इस बात का उन्होंने विश्वास भी दिलाया। नीतीश कुमार नहीं आए आज जिस तरीके से बिहार में एक दुखद घटना घटी है, आदरणीय सुशील मोदी जी, पहली बात तो ये बात अभी तक हम ही लोगों को नहीं यकीन हो रहा कि ऐसी घटना घटी और वो हम लोग के बीच नहीं है। पिछली बार जब मैं उत्तर प्रदेश आया था तो हम लोग अयोध्या गए थे साथ में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उस वक्त वो साथ में थे, लंबी मुलाकात बातचीत उनसे हुई। तब तक हम लोग को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं। और देखते देखते महज 4 महीने के भीतर उनका चले जाना हम लोगों के लिए, मेरे लिए खास तौर पर उनसे एक पारिवारिक रिश्ता रहा। मेरे पिता के वो पुराने मित्र, सहयोगी रहे, युवा पीढ़ी के लिए आदर्श रहे। जिस तरीके से हर चीज़ का अध्ययन कर कर डेटा के साथ, तथ्यों के साथ वो बातों को रखते थे। विपक्ष की भी भूमिका उतनी गंभीरता से, सत्ता पक्ष में उप मुख्यमंत्री की भूमिका भी उतनी गंभीरता से उन्होंने निभाई। तो ऐसे में उनका जाना हम सब के लिए दुखद है। मुख्यमंत्री जी का नहीं आ पाना यही कारण रहा है। वो करते रहेंगे, पर बिल्कुल साफ हो गया है लोकसभा के चुनाव में वो तो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर हैं। अभी 4 तारीख को उनको अलविदा कहेंगे, पद छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनको जनादेश मिलने वाला नहीं है। 379 सीटों में चुनाव हो चुके हैं 4 चरणों में। ऐसा देखा जाए 2 चरणों के बाद ही साफ हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बीजेपी हाफ। 2019 में राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन था, वो बिल्कुल दोहरा नहीं पाएंगे, बिल्कुल दोहरा ना। तेलंगाना और कर्नाटक में भी हमारी सरकारें हैं। और जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री तो बहुत नकारात्मक प्रचार अपना रहे हैं। वो ध्रुवीकरण की भाषा अपना रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, क्या क्या बातें कर रहे हैं। असली बातों से तो भाग रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं की असुरक्षता, उस पर तो वो चुप है। चीन से जो हमारा मुकाबला हो, चीन हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है, उसके बारे में 19 जून 2020 को उन्होंने कह दिया कोई बाहर से नहीं आया और कोई हमारे जमीन पर बैठा नहीं है। तो असली मुद्दों पर वो बोलने वाले नहीं है, पर ध्यान हटाना चाहते हैं जो असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। कोई इस चुनाव में कोई लहर नहीं है, बिल्कुल कोई लहर नहीं है। लहर है नाराजगी की लहर। चुपचाप तरीके से लोग वोट कर रहे हैं और परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।